गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली है और हमने साथ ही साथ जो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स का, उसका इंट्रोडक्शन भी अच्छे से समझ लिया है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 और 1.3 में अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो काम आने वाला है। जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आधारित है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर। तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा अच्छे से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अगर हम चैप्टर के नाम से ही समझे, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है, अब इसको पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा, इसका कंसेप्ट क्या है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, हम ये समझ लेते हैं ये है क्या, शॉर्ट में समझेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन होती है और यहाँ पे ये वाली हमारे पास है अपरिमेय। ठीक है, जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तो हमें ये समझ लेना है कि जो संख्या परिमेय होगी वो संख्या अपरिमेय नहीं होगी और जो संख्या अपरिमेय होगी वो संख्या परिमेय नहीं होगी। तो सबसे पहले हम परिमेय समझ लेते हैं। परिमेय का मतलब है रेशनल नंबर और अपरिमेय का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या, देखो जो संख्या P/Q की फॉर्म में होगी, Q0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, वो संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जो P और Q है ना, ये जो P और Q है दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक। और एक बात साथ साथ ये भी ध्यान रखनी है कि सहअभाज्य भी है, पूर्णांक और सहअभाज्य। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स, और सहअभाज्य को क्या बोलते हैं हम, कोप्राइम। दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी अगर उनका जीसीडी या उनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, तो वो संख्या सहअभाज्य होती है। अब ये हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। अब जो परिमेय संख्या है वो दशमलव के फॉर्म में दो टाइप की होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब दशमलव के दो प्रकार कौन से हैं, हमें वो समझना है। देखो यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2.132, ठीक है, एक संख्या ये है हमारे पास। फिर दूसरी संख्या में ले सकते हैं 6.19234, ठीक है। तीसरी संख्या में ले सकते हैं 3.129 और इस तरीके से चलती जा रही है। ठीक है, ये तीन हमने एग्जाम्पल लिए, तीन एग्जाम्पल लिए। अब आप ये देखिए, ये जो पहली संख्या है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने के बाद रुक गई, ठीक है, ये यहीं पे फिनिश हो गई। अब जो दूसरी नंबर है 6.19234, ये पॉइंट के बाद 5 अंकों के बाद रुक गई। अब जो ये संख्या है 3.129 मतलब चलती जा रही है, ये कहीं पे भी रुकती हुई हमें नजर नहीं आ रही। देखो अब यहाँ पे दो बात है, एक तो ये कि कुछ संख्या तो ऐसी होंगी जो पॉइंट के कुछ अंकों बाद रुक जाएंगी और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो पॉइंट के बाद हमें ये नहीं पता होगा कि वो कितने अंकों के बाद रुकेगी। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम शांत संख्या। ठीक है, ये शांत हो गई, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक गई और बस शांत हो गई। फिर पॉइंट के बाद 5 अंकों तक गई तो ये भी शांत हो गई। लेकिन ये पॉइंट के बाद हमें ये नहीं पता है कि कितने अंकों के बाद शांत होगी, कहाँ शांत होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अशांत बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, अशांत। और अशांत है तो चेक करो रिपीट भी है क्या, 129, ये जो 3 डिजिट है ना शुरुआत की, ये रिपीट हो रही है, तो इसको बोल देंगे हम आवर्ती, अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रही है। तो जो अशांत आवर्ती होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है।
बात क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लो, जो परिमेय संख्या है वो शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आवर्ती का। देखो अगर संख्या शांत है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, वो संख्या परिमेय होगी। लेकिन अगर अशांत है तो अब यहाँ पे डाउट है कि वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। परिमेय होना और अपरिमेय होना फिर किस पे डिपेंड करेगा? फिर आवर्ती होने पे या ना होने पे डिपेंड करेगा। अगर अशांत है तो यहाँ तक बात कॉमन है, अशांत संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी। लेकिन अगर आवर्ती है तो परिमेय संख्या होगी, और अगर आवर्ती ना होती तो अपरिमेय संख्या होती। कैसे? वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 4.129423029002344, इस तरीके से नंबर चलती जा रही है। ठीक है, अब आप इसको देखकर ही बता सकते हो कि ये संख्या क्या है? अशांत है। ये संख्या क्या है? अशांत। पॉइंट के कुछ अंकों बाद रुक थोड़ी रही है, ये तो अशांत है। अब ये परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये रिपीट है या नहीं है। तो ये संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अनावर्ती बोल देंगे। तो ये संख्या क्या होगी? अशांत और अनावर्ती होगी। और अशांत और अनावर्ती है तो इस संख्या को हम क्या बोल देंगे? एक अपरिमेय संख्या बोल देंगे। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है यहाँ पे। तो अब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है एक परिमेय संख्या में और क्या डिफरेंस होता है एक अपरिमेय संख्या में। बात क्लियर है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे तो हमें क्या दिया है? √5 की जगह पे हो सकता था √2 हो जाता हमारे पास, या √3 या √7, मतलब इस टाइप की हमारे पास कोई भी नंबर हो सकती थी और उसे हमें प्रूफ करना पड़ता कि वो एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक रूल होता है विरोधाभास का, विरोधाभास नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, विरोधाभास मतलब किसी चीज का विरोध होगा यहाँ पे। अब किसी चीज का विरोध कैसे होगा, इस क्वेश्चन में हम वो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी है कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है ना बात? अभी आपको समझाया है, या तो कोई संख्या परिमेय होगी या कोई संख्या अपरिमेय होगी। अगर कोई संख्या अपरिमेय है इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, या हमें यह प्रूफ करना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब विरोधाभास नियम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। विरोधाभास नियम मतलब कैसे? यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है और हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर? तो चलिए समझते हैं इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब यह P/Q के रूप की होगी। तब यह P/Q के रूप की होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है ना आपको? हमने क्या लिखा है? माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब यह P/Q के रूप की होगी। हमें प्रूफ करना क्या है? अपरिमेय संख्या, और हम मान के क्या चल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे P/Q इक्वल टू हम
5 लिख सकते हैं। अब एक काम करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। अब जो क्यू स्क्वायर डिवाइड में है ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5 क्यू स्क्वायर। और देखो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, अगर इसमें 0 भी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब इस संख्या को ध्यान से देखो, जो एक टर्म है इसको ध्यान से समझो। पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये वाली नंबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल की फॉर्म में है, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर क्या होगा भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, 5 क्या होगा डिवाइजर यानी कि भाजक, क्यू क्या होगा कोसेंट यानी कि भागफल, और 0 क्या होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब देखो 5 भाजक है ना और पी स्क्वायर भाज्य है, मतलब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अतः 5 पी को भी जरूर डिवाइड करेगा। अब ये यहाँ पे काम की बात है, देखो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये बात क्लियर है। कैसे क्लियर है, 5 क्या है यहाँ पे डिवाइजर है, भाजक है, और पूरा डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चला, यहाँ पे 0 हमारे पास रिमाइंडर है। अब ये बात समझने वाली है कि 5 पी को भी जरूर डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, देखो हमारे पास एक नंबर है 625, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। अब एक नंबर लो 5, चेक करो जो 5 है वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है या नहीं। 25 के स्क्वायर का मतलब क्या 625, तो 5 625 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करता है। अब आप ये बताओ जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करता है क्या, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो नंबर उस संख्या को भी, उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए p है और p x स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है वो x को भी डिवाइड करेगा, ये इसका मतलब है। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम, अगर 5 p को भी जरूर डिवाइड करेगा तो 5 तो क्या हुआ भाजक, और p को डिवाइड कर रहा है ना तो p क्या हुआ भाज्य। तो इसे भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये नहीं पता है कि कितने टाइम डिवाइड करेंगे, लेकिन ये पता है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 जब पूरा डिवाइड करेगा। तो सपोज करो m बार डिवाइड करेगा, तो p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5m, ठीक है। यहाँ पे मैंने m लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब XYZ। हमें ये नहीं पता है कि कितने बार डिवाइड करता है, पर डिवाइड जरूर करता है, और 0 यहाँ पे हमें क्या मिलता है रिमाइंडर। तो p की वैल्यू कितनी है 5m। अब आप एक काम करो, p की वैल्यू 5m इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो p स्क्वायर है ना, तो p की जहाँ पे लिखेंगे हम 5m और इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर और प्लस का 0 छोड़ दो उसको, तो 5m स्क्वायर का मतलब 25m स्क्वायर इक्वल टू कितना 5q स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, तो क्या बचेगा 5m स्क्वायर इक्वल टू कितना q स्क्वायर बचेगा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर सकते हो। अब इक्वेशन सेकंड का हम यूज करेंगे, समीकरण सेकंड से
ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर है, ये वाला भाज्य, ये वाला भाजक, ये वाला भागफल और ये वाला शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल की फॉर्म में है। मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल है कि 5q² को डिवाइड करता है m² चलाने के बाद और रिमाइंडर क्या देता है 0। तो हम लिखेंगे इस बात को, 5q² को डिवाइड करता है, 5q² को डिवाइड करता है। अतः 5q को भी जरूर डिवाइड करेगा। बात क्लियर है ना। अब ये दो सेंटेंस आपको ध्यान से समझने हैं। एक सेंटेंस तो है हमारे पास ये कि 5q को भी जरूर डिवाइड करेगा, और एक सेंटेंस है हमारे पास ये कि 5p को भी जरूर डिवाइड करेगा। अब आप इन दोनों बातों को ध्यान से समझो, दोनों बातों को आपको ध्यान से समझना है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लिखा है 5p को जरूर डिवाइड करेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिला है 5q को जरूर डिवाइड करेगा। यहाँ हमें परिणाम मिला है, ऐसा हम लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ हमें परिणाम मिला है कि 5p व q दोनों को 5p व q दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। अतः 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब ध्यान इस बात पे दीजिए, जो 5 है वो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है। अब जो परिमेय संख्या होती है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि परिमेय संख्या p/q है, और p और q दोनों क्या है सह-अभाज्य। सह-अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें 1 कॉमन आता है, तो यहाँ तो कॉमन कितना है 5, तो p और q तो सह-अभाज्य नहीं हो सकती। अब हम लिखेंगे इस बात को, हमने क्या लिखा है, अतः 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अतः संख्याएं p व q सह-अभाज्य नहीं है। अतः संख्या p व q सह-अभाज्य नहीं है, जो कि एक परिमेय संख्या होने के लिए, होने के लिए एक आवश्यक शर्त है, ठीक है ना। अगर हमें कोई भी संख्या परिमेय प्रूफ करनी है, या कोई भी संख्या अगर p/q की फॉर्म में है, तो p और q दोनों क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, मतलब उनमें कॉमन सिर्फ 1 होगा। बात क्लियर है। अतः संख्या p/q एक परिमेय संख्या नहीं है, p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। p/q किसके इक्वल मान के चले थे, √5 के। √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ यह विरोधाभास
मतलब कंट्राडिक्शन, यहाँ यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस टाइप की नंबर को अपरिमेय संख्या प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या यूज किया? कंट्राडिक्शन मेथड। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको अपने घर पे ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बात पे जोर दिया है, वो ये है कि जो 5 है वो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। p भी कैंसिल होता है और q भी कैंसिल होता है 5 से। इसका मतलब p और q का जो HCF होगा वो 5 होगा और HCF कितना होना चाहिए था? 1। तो इसका मतलब जो हमने परिकल्पना की थी, जो हमने इमेजिनेशन की थी कि p/q मतलब जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, वो इमेजिनेशन हमारी गलत साबित हुई है यहाँ पे, और गलत साबित हुई है तो इसका मतलब जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या होने का मतलब है कि परिमेय संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो आपकी समझ में ये भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए कैसे। हमारे पास एक ही मेथड है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास नियम। उसके हेल्प से इसे प्रूफ करेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब यह p/q के रूप की होगी। तब यह p/q के रूप की होगी। बात क्लियर? अब देखो कैसे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = p/q। बात क्लियर है ना? हमें क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये भी तो है कि हमें प्रूफ करना है कि जो 3 + 2 √5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय होती है वो परिमेय नहीं हो सकती। हमने क्या लिखा है? हमने मान लिया है, हमने एक इमेजिनेशन की है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो p/q की फॉर्म में होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = p/q। एक काम कीजिए, 2 √5 यहीं पे रखिए = p/q, और माइनस का क्या कीजिए? 3 कीजिए यहाँ पे। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 √5 = कितना? p - 3q, और अपॉन में कितना होगा? q। एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे। अब जो 2 है ना, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, तो √5 = क्या होगा? p - 3q अपॉन क्या? 2q। हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिला है। अब इस रिजल्ट के आधार पर ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये संख्या अपरिमेय है या परिमेय है। अब देखो, यहाँ बाईं तरफ, यहाँ बाईं तरफ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? √5। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को हमने अभी पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया। अब देखो जो राइट साइड में संख्या है ना, p - 3q अपॉन 2q, हमें इसके बारे में सोचना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो एक चीज लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ
P Q व 2, P Q 2 और 3 भी है, P Q व 2 3 पूर्णांक है। अतः दाईं तरफ की संख्या P माइनस 3Q अपॉन 2Q, यही है ना राइट साइड में, हमारे पास राइट साइड में क्या है, P माइनस 3Q अपॉन 2Q। अतः दाईं तरफ की संख्या P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये वाली हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है बात में। कैसा कंट्राडिक्शन है, हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, ये जो √5 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, वो क्या है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। अब आप खुद ही बताइए कि क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। कैसा विरोधाभास कि क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे इस बात पे कि क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये विरोधाभास क्यों आया है यहाँ पे? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है। ठीक है, हमारी गलत परिकल्पना क्या थी? हमारी गलत परिकल्पना यही थी कि जो 3 + 2 √5 था वो एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत परिकल्पना थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा ये मानना गलत था, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम परिमेय ही तो मान के चले थे ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वो हमें अपने सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देनी है। हमें बताना है अच्छे से कि 3 + 2 √5 क्यों अपरिमेय संख्या है, हमारी इमेजिनेशन क्या थी और इमेजिनेशन हमारी गलत क्यों हुई। बात क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तीसरे क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले पार्ट में लिखा है 1/√2। सेम वही तरीका है, कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे इसमें। हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम क्या मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब यह P/Q की फॉर्म में होगी, बात क्लियर है। तो जो 1/√2 है, 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। अब आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो, इसको उलट दो, तो √2 इक्वल टू क्या होगा, Q/P। √2 इक्वल टू क्या होगा, Q/P। और देखो जो Q और P है दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो Q/P एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 को हम प्रूफ कर सकते हैं, √2 में कोई डाउट नहीं है, √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाईं तरफ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा दाईं तरफ Q/P एक परिमेय संख्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि Q व P पूर्णांक है। बात समझ में आई, Q व P क्या है, पूर्णांक है। अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, बात समझ में आ रही है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड में नंबर है √2, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और राइट साइड में जो Q/P है वो है एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, ये यहाँ पे विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों आया है, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। परिकल्पना क्या थी, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही परिकल्पना हमारी गलत थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण, आया है। अतः हमारा ये मानना गलत था। क्या मानना गलत था, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा ये मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात क्लियर हो गई होगी आपको। हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, कंट्राडिक्शन मेथड। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 7√5। तो इसमें भी हम मान के चलेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या
है, तब यह P/Q के रूप की होगी, ठीक है ना। कोई भी परिमेय संख्या हो वो P/Q की फॉर्म में जरूर होगी, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए जो 7√5 है, 7√5 उसको हम P/Q के इक्वल लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो 7 है ना मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो तो √5 क्या होगा, √5 क्या होगा P/7Q के इक्वल, √5 इक्वल टू P/7Q। इस 7 को हम यहाँ पे भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है, √5 क्या है लेफ्ट साइड में अपरिमेय संख्या, और P/7Q जो राइट साइड में है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये एक कंट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों आया है, गलत परिकल्पना के कारण। तो यही सेम बात हमें यहाँ पे लिख देनी है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ बाईं तरफ संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा दाईं तरफ P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि P, Q और 7 ये तीनों ही इंटीजर है। अगर इंटीजर P/Q की फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि एक अपरिमेय संख्या कैसे एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन है कि कैसे एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। अब यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है, हमारी गलत परिकल्पना, ठीक है। हमने जो इमेजिनेशन की थी हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है, अतः हमारा ये मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमारा यही मानना तो गलत था कि एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। जो भी बात है आपको लिख देनी है सॉल्यूशन में, हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको ये सारी बात इसमें लिखनी है। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में लिखा है 6 + √2, इसको भी देख लेते हैं। 6 + √2 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
अतः यह P/Q के रूप की होगी। ठीक है ना। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो किसके रूप की होगी? P/Q के रूप की। आप इसको लिखें यहाँ पे 6 + √2 = कितना? P/Q लिख सकते हैं। अब देखो जो लेफ्ट साइड में 6 है ये प्लस का है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ। यहाँ क्या होगा? √2 = कितना? P/Q -6। 6 प्लस का था यहाँ पे, इधर भेज दो माइनस का। अब एलसीएम ले लो इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा यहाँ पे? √2 = P -6 क्यों होगा ना? P -6Q/Q। ठीक है। अब देखो दो साइड है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? √2 और राइट साइड में P -6Q/Q। देखो जो √2 है इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और P, Q और 6 ये इंटीजर है। इसका मतलब इनको मिला के जो नंबर बनेगी वो एक परिमेय संख्या बनेगी। तो लेफ्ट साइड में क्या है? अपरिमेय संख्या और राइट साइड में क्या है? परिमेय संख्या। तो इस वाले पार्ट में भी हम रीजन क्या है? सेम लिखेंगे, यही कारण लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ बाईं तरफ, यहाँ बाईं तरफ संख्या, यहाँ बाईं तरफ संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा दाईं ओर या दाईं तरफ संख्या, दाईं तरफ संख्या P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। ये तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारे पास क्या है? एक परिमेय संख्या। अब यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, कि एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ एक अपरिमेय संख्या कैसे एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पे एक विरोधाभास आया है कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है। अतः हमारा ये मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। यही तो मानना गलत था। हमने क्या मानना था? कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यही मानना हमारा गलत था। 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, ये लैंग्वेज आपको अपने माइंड से लिखनी है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करके आना है बिल्कुल, और बड़ी आसान लैंग्वेज है ये, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी उसमें केवल 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन को हमने आज कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में हमारी एक एक्सरसाइज और बच गई है, एक्सरसाइज 1.4। उस एक्सरसाइज को हम कल करने वाले हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।